अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो। मधु अपने बेटे ऋषभ और पति तेजेंद्र के साथ रहा करती थी। ऋषभ की हाल ही में नायरा नाम की एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हुई थी। नायरा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस लेती थी और बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। नायरा बाकी बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सास से काम करवाए और खुद ऐशो आराम में रहे। वो अपनी सास की खूब मदद करती थी। नई नई शादी होने की वजह से ऋषभ और नायरा हनीमून मनाकर घर आते हैं। अरे बेटी, कैसा रहा तेरा हनीमून? बहुत ही मस्त था माजी। मैं तो कहती हूँ कि आप और पापा भी उस जगह जाकर आओ। बहुत ही सुंदर जगह थी वो। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, ओफो माँ जी, आप भी ना, छोड़िए ये सब, दीजिए, मैं कर देती हूँ ये। आप जाइए और जाकर आराम कीजिए। आज से एक नया सीरियल लगने वाला है। आपको उसका प्रोमो पसंद आया था ना? जाइए, जाकर देखिए उसे। अरे बहू, तू कितना काम करेगी? तू तो दिन भर बच्चों की क्लासेस भी लेती है और घर के सारे काम भी तू ही करती है। तू भी तो थकती होगी ना? अरे नहीं माँ जी, वैसे भी मुझे ऑनलाइन क्लासेस आराम से बैठकर ही लेने होते हैं। और रही बात घर में काम करने की, तो आप मेरी माँ हो। मेरे होते हुए आप मेरे ही सामने काम कैसे कर सकती है? लेकिन बहू, जलेबियाँ बनानी है, पुदीने की चटनी, और अभी तक तो रोटियाँ भी नहीं बनी। सब कैसे होगा? आपकी बहू रानी है ना, सब कुछ कर देगी। आप बस जाकर रिलैक्स करिए। अच्छा ठीक है बहू। फिर मधु टीवी देखने बैठी होती है कि तभी अचानक से उसे तेजेंद्र का फोन आता है। जी ऋषभ के पापा, बोलिए। अरे मधु, वो मेरे कपड़ों की बैग पैक करो। 3 दिन के कपड़े देना। मैं अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, आज रात को ही निकलना है। ऐसे अचानक? आज सुबह तक तो आपका कोई भी प्लान नहीं था। अरे, सब दोस्त आज मिलकर बैठे थे तो अचानक से ही प्लान बना और एक दोस्त ने जल्दी जल्दी में टिकट्स बनवा कर भी दे दी। ठीक है जी, मैं अभी पैकिंग करना शुरू करती हूँ। इतना बोलकर मधु फोन कॉल कट कर देती है। मधु के पास भले ही स्मार्टफोन था, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए उसे सिर्फ फोन उठाना ही आता था। किसी को फोन करने के लिए उसे नायरा की मदद लेनी पड़ती थी। फिर वो तुरंत कमरे में जाकर तेजेंद्र की पैकिंग करने लगती है। तभी नायरा वहां पर एक बाउल में जलेबियां लेकर आती है। माँ जी, ये देखिए, जलेबियां तैयार है, इन्हें चखकर देखिए। अरे, ये क्या? आप कहाँ जा रही है अचानक से? कोई चल बसा है क्या गांव में? अरे पगली, शुभ शुभ बोल। अरे, मैं ये अपने नहीं, तेरे पापा जी की पैकिंग कर रही हूँ। पापा जी की पैकिंग? लेकिन पापा जी की सवारी कहाँ निकली ऐसे ही अचानक से? उनका अपने दोस्तों के साथ अचानक से शिमला जाने का प्लान बना है, तो इसीलिए। अच्छा, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है फिर। अच्छा, बाय द वे, पापा जी और आप कहाँ कहाँ घूमे हो माँ जी? इतने साल हो गए हैं, ऐसे में तो आप दोनों बहुत सी जगहों पर घूमे होंगे, क्यों, है ना? नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। ऋषभ के पापा और मैं कभी एक साथ किसी मंदिर तक भी नहीं गए हैं। तेरी स्वर्गवासी सास, यानी तुम्हारी दादी सास, उन्होंने मुझे हमेशा घर में ही बंद रखा और इन्होंने भी कभी सामने से मुझे कहीं चलने के बारे में नहीं कहा। ये बस अकेले ही जाते हैं, मुझे कहीं नहीं लेके जाते साथ में। क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ ना, तो इसीलिए इन्हें बहुत शर्म आती है मुझे कहीं भी लेके जाने में। अपनी सास की बातें सुनकर नायरा को बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। ये क्या बात हुई भला? ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, पापा जी को आने दो आज। आज तो मैं उनकी क्लास लेकर रहूंगी। अरे, आप दोनों तो कभी
हनीमून पर भी नहीं गए। ये कितनी बड़ी शॉकिंग बात है। कोई फायदा नहीं बहू ये सब करके। तू चाहे कितने भी जतन क्यों ना कर ले, वो नहीं मानेंगे। वो ऐसे ही है। जाने दे। क्यों ऐसी कड़वी बातों के बारे में सोचकर अपने मन में कड़वाहट घोले हम। वैसे भी इतने सालों के बाद अब मुझे भी कहीं जाने की इच्छा नहीं रही। अब तो आदत सी हो गई है। तू जाने दे ये सब बातें। ला देखूं तो तेरी जलेबियाँ कितनी लज्जतदार बनी है। ओह यस यस माँ जी, प्लीज हैव इट। वाह, मजा ही आ गया। एकदम सरस बनी है ये जलेबियाँ तो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू। जो भी बनाती है बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फिर मधु अपने बैग पैकिंग में लग जाती है और नायरा वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। लेकिन उसे बहुत दुख होता है। मैं जानती हूँ माँ जी, आपकी इस मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छुपा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अब से ये बहू प्रण लेती है कि ये अपनी सास का हनीमून करवा कर ही रहेगी। मेरा मिशन सास का हनीमून शुरू होता है अब। नायरा ठान लेती है कि चाहे जो भी हो वो अपने सास ससुर को हनीमून पे भेजकर ही रहेगी। फिर रात में जब तेजेंद्र बैग लेकर शिमला जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी नायरा उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक देती है और उनके सामने एक पेन और पेपर लेकर खड़ी हो जाती है। अरे नायरा बहू, ये क्या बचपना है तुम्हारा। मुझे जाना है, लेट हो रहा है। टैक्सी आ गई है गेट पर। सभी दोस्त मेरा इंतजार भी कर रहे हैं। हटो यहाँ से। नहीं पापा जी, मैं आपको इस लक्ष्मण रेखा को तभी पार करने दूंगी जब आप इस कागज पर ये लिख दो कि आप शिमला से आने के बाद माँ जी को भी कहीं घुमाने ले जाओगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप दोनों हनीमून पर जाओगे। नायरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? ऋषभ, तुम बीच में अपनी चोंच मत अड़ाओ। ये मेरे और पापा जी के बीच की बात है। बहू, तो क्यों खामखा बात को बढ़ा रही है? जाने देना। नहीं माँ जी, आप हमेशा चुप रह सकती है, लेकिन मैं नहीं। अरे, ये अकेले घूमते रहेंगे और आप बस इस घर के पिंजरे में कैद रहेगी। ये नहीं चलेगा। पापा जी, अगर आप माँ जी को हनीमून पर नहीं ले जाएंगे तो मैं भी ऋषभ के साथ आज के बाद कहीं घूमने नहीं जाऊंगी। अरे यार नायरा, अब माँ और पापा के बीच में तुम हमारे घूमने पर क्यों ग्रहण लगा रही हो? चुप रहो तुम भी अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमते रहो। कभी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। कभी अपने पापा जी को ये समझाने के लिए तुम्हारी जुबान भी नहीं खुली कि पापा माँ को हनीमून पर ले जाइए। जब कुछ बोलने की बारी आती है तब तो तुम्हारी जुबान पर लॉक लग जाता है। अब रहो ऐसे ही। सबकी बातें सुनकर तेजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से चिल्ला पड़ता है, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। चिक 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 चिक। मैं मधु को कहीं भी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मधु कहीं भी ले जाने के लायक ही नहीं है। अब हटो मेरे रास्ते से। तेजेंद्र गुस्से से नायरा के हाथ का कागज छीनकर उसे फाड़ता है और वहां से चला जाता है। वही नायरा और ऋषभ हैरान हो जाते हैं और मधु की आंखें भर आती हैं।